नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के दूसरे अध्याय नए राजा और उनके राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। उत्तर के प्रमुख राजवंश, दक्षिण के प्रमुख राजवंशों के बारे में बताएंगे। हिरण्यगर्भ, महाराजाधिराज, त्रिभुवन, चक्रवर्तीन, लगान, अनुदान, शिलालेख, त्रिपक्षीय संघर्ष, सुल्तान, उर, नाडु, नगरम तथा पुलावा, ये सब वह बिंदु थे जिनका अर्थ इस अध्याय में स्पष्ट किया जाएगा। अब हम पुस्तक की सहायता से इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। पुस्तक में भी हमने पूर्व की भांति मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट किया हुआ है। नए राजा और उसके राज्य हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। उनमें से प्रमुख राजवंश गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूल, पाल, चोल और चौहान। ये है गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, चाहमान अर्थात चौहान वंश, चंदेल वंश। ये तीनों वंश अधिकांशतः इसी गुजरात से और उत्तर भारत में बनारस और पाटलिपुत्र तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर पाल है। पाल वंश का साम्राज्य बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पूरे क्षेत्र में। राष्ट्रकूल साम्राज्य को आप देखेंगे तो नर्मदा नदी के दक्षिण में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ क्षेत्र यह राष्ट्रकूल वंश का था। इसके बाद आता है चालुक्य वंशी और चोल वंश का। चेर और पांड्यन वंश यह दक्षिण के साम्राज्य थे। नए राज्यों का उदय 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने अपना अस्तित्व बना लिया था। राजा प्राय अपने मातहत लोगों को सामंत के रूप में मान्यता देते थे। वे राजा को उपहार देते थे, दरबार में हाजिर लगाते थे और सैन्य सहायता भी राजा को प्रदान करते थे तथा इन्हीं सामंतों के माध्यम से राजा को कर प्राप्त होता था। कई बार ये सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर के रूप में अपने आप को घोषित करते थे। कई बार ये अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया करते थे। इसी प्रकार के सामंत का उदाहरण दक्षिण में के राष्ट्रकूलों का है। राष्ट्रकूल प्रधान दंतिदुर्ग, जो कि चालुक्य राजा का सामंत था, उसने चालुक्य राजा की अधीनता स्वीकार कर दी और उसके खिलाफ विद्रोह किया। उसके बाद हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं? हिरण्यगर्भ यह एक अनुष्ठान था जो ब्राह्मणों की सहायता से किया जाता था और ये माना जाता था कि जो व्यक्ति यह अनुष्ठान करता है, यदि वह क्षत्रिय कुल में पैदा नहीं भी हुआ है तो इस अनुष्ठान करने के बाद वह अक्षत्रित्व प्राप्त कर लेता है, अर्थात अक्षत्रिय बन जाता है। ऐसा ही उदाहरण उन परिवारों का भी है जिनके पुरुषों ने अपनी ताकत के बल पर या सैन्य बल के आधार पर अपने राज्य स्थापित किए हैं। ऐसा ही उदाहरण है कदम, मयूर, सरमन और गुर्जर प्रतिहार। हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। राज्यों में प्रशासन इन नए राजाओं में से कईयों ने अपने आप को महाराजाधिराज और त्रिभुवन, चक्रवर्तीन और इसी प्रकार के अन्य भारी भरकम उपाधियों से अपने आप को नवाजा। लेकिन इन सब दावों के बावजूद भी ये लोग भी सामंतों, किसानों, व्यापारी तथा ब्राह्मण संगठनों के साथ अपनी सत्ता को साझा करते हुए चलते थे। इन सभी राज्यों के उत्पादकों जैसे किसान, पशुपालक, कारीगरों से धन इकट्ठा किया जाता था। अक्सर यह धन इनके जो पैदावार होती थी उसमें से हिस्सा लिया जाता था, जिसको लगान कहा जाता था। लगान अर्थात राजा के द्वारा जनता से लिया गया कर लगान कहलाता है। यह लगान व्यापारियों से भी लिया जाता था। तमिलनाडु में चोल शासक राज्य करते थे। उनके अभिलेखों से पता चलता है कि वहाँ पर लगभग 400 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे और उसे वे लोग वेटी कहते थे, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, जिस कुछ जगहों पर बेगार भी कहा जाता है, यानी मेहनत कराओ, मजदूरी कराओ और पैसे मत दो।
इस प्रकार का। दूसरा, मकान पर छाजन डालने के अर्थात मकान पर छत डालने के नाम पर भी टैक्स लगता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनवाई जाती थी तो उसके लिए भी टैक्स लगता था। परिवार की संपत्ति, पिता की संपत्ति पुत्र के नाम आती थी, उसके लिए भी टैक्स लगता था। इस प्रकार से लगभग 400 प्रकार के टैक्स तमिलनाडु में चोल शासन काल के समय में लगाए जाते थे। इस प्रकार के राजा के द्वारा लगाए गए टैक्सों से ही राजा का वित्त इकट्ठा होता था, जिससे मंदिर और दुर्गों का निर्माण होता था, युद्धों में, लड़ाइयों में उसका प्रयोग होता था, जिससे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारी मार्गों के प्रयोग की संभावना बढ़ती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अक्सर वे लोग राजा के ही वंशज या विश्वास पात्र हुआ करते थे। प्रशस्तियों और भूमि अनुदान। प्रशस्ति का अर्थ होता है लिखित का दस्तावेज, जिसे शासक खुद बनाते थे। जिस व्यक्ति को वह भूमि दान कर रहे हैं या पुरस्कार के रूप में दे रहे हैं, किसी विजयी योद्धा को, किसी सूरवीर को या किसी ब्राह्मण को, तो उसके लिए लिखित में एक पत्र बनता था जिसे प्रशस्ति पत्र कहते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। इसमें गुप्त वंश के शासकों ने भी इस प्रकार की व्यवस्था की है। नागभट्ट ने अपनी पुस्तक में इन सभी का उल्लेख किया है। राजा प्राय ब्राह्मणों को अनुदान दिया करते थे, पुरस्कार दिया करते थे और उसका लेखा जोखा ताम्र पत्ते पर लिखा जाता था। यह अभिलेख भी एक किस्म से प्रशस्ति पत्र ही था जो भूमि पाने वाले को राजा की ओर से दिया जाता था। कई राजा जब किसी व्यक्ति को कोई भूमि या दान दिया करते थे तो उसमें पूरा उल्लेख किया जाता था, किस प्रकार की भूमि है, उस पर मेड़ बनी है, कांटेदार झाड़ी बनी हुई है, किस प्रकार से उसमें फलदार वृक्ष हैं, पानी की क्या व्यवस्था है, भूमि कैसी है, बागीचे कैसे हैं, उसमें किस किस प्रकार की चीज़ें पैदा हो सकती हैं, क्या क्या वहाँ पर पाया जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती थी। जैसे चोल शासकों के द्वारा एक उदाहरण मिलता है, वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हमने मिट्टी की मेड़ बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर वे चीज़ें हैं फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बागीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बॉबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, ये सब उन्होंने लिखकर उसमें दिया। इस प्रकार से भी कुछ लोग पूरा विवरण करके दान देते वक्त प्रशस्ति पत्र में लिखकर देते थे। कुछ राजाओं के शिलालेखों से भी पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया। जैसे कश्मीर के कल्हण नामक रचनाकार ने 12वीं शताब्दी में संस्कृत काव्य की रचना की और उसमें उन्होंने एक वृत्तांत लिखा है शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रदर्शनियों के वर्णन के बारे में और इतिहास के अन्य तथ्यों के बारे में। जैसा कि आज आप देखते हैं कि सारी लड़ाइयां पैसे के लिए, ठीक उसी प्रकार से पूर्व काल में भी धन के लिए ही युद्ध हुआ करते थे। प्रत्येक राजवंश कोई विशेष क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहता था और वो कब्जा क्यों करना चाहता था? क्योंकि वहां से उसको अधिक धन, अधिक संपदा प्राप्त हो। इसी प्रकार का एक उदाहरण है गंगा घाटी में कन्नौज नगर में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूल और पाल वंशों के बीच में अक्सर युद्ध होते रहते थे। क्यों? क्योंकि कन्नौज एक बहुत उपजाऊ और दोआब का क्षेत्र है। इतिहासकारों ने इन लड़ाइयों को त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया है। कई राजा अपने क्षेत्र में बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे जिससे कि लोगों को उनके प्रभुत्व का पता चले। इसलिए जब कोई राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था तो सबसे पहले मंदिरों को निशाना बनाया जाता था। उसके दो कारण थे। एक तो ये पूर्व के राजा का जो विजयी होने का प्रतीक था मंदिर या संपन्न होने का प्रतीक था मंदिर, उसको तोड़ा जाना। दूसरा, उस मंदिर के पास जो धन संपदा होती थी वह सब लूट लेना। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध। आपको ज्ञात होगा उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार उसने मध्य एशिया के भागों तक किया। ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक वह उसने किया। वह लगभग हर साल भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करता था और उसका निशाना संपन्न मंदिर हुआ करते थे। इसी के लिए उसने गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया और वहां से बड़ी मात्रा में धन संपदा ले गया। सुल्तान
अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है शासक, राजा। जब कोई राजा किसी दूसरे क्षेत्र को जीत लेता था तो उसका पूरा विवरण रखता था, कितना धन दौलत वहां से मिली है, किस किस प्रकार की चीजें वहां से हमें प्राप्त हुई है। जब कोई राजा दूसरे क्षेत्र को जीत लेता था तो उसका विवरण उस समय के जो विद्वान लेखक हुआ करते थे वह उसका विवरण रखते थे, जो आज के इतिहासकारों के लिए उस समय की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। उसी प्रकार की एक किताब है, किताब अल हिंद, जो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है और उस समय के बारे में जानकारी देती है। इन्हीं राजवंशों में एक वंश था चाहमान, जिसे चौहान भी कहते हैं। ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे और हमेशा अपनी सीमा बढ़ाने के लिए गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों के साथ लड़ाई करते रहते थे। इनमें सबसे प्रमुख शासक हुए पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद घोरी के साथ युद्ध किया। पहली बार 1191 में इन्होंने मोहम्मद घोरी को हरा दिया और दूसरी बार 1192 में मोहम्मद घोरी ने इनको हरा दिया और इनकी मृत्यु हो गई। दक्षिण में कर्नाटक से और उड़ीसा तक फैला हुआ यह क्षेत्र, इस पर चोल वंश के शासकों का शासन था। ये जो सीमा है इसको आप देखेंगे, यह है परिवर्तनीय सीमा है। अर्थात परिवर्तनीय सीमा का अर्थ यह है कि यहाँ तक राजा ने जीता, अगली बार दूसरे उधर के राजा ने यहाँ तक जीत लिया। तो ये सीमा एक किस्म से कभी इधर से अतिक्रमित हो जाती थी, कभी इधर से अतिक्रमित हो जाती थी, इसलिए इस सीमा को इस प्रकार से दिखाया गया है। यहाँ पर हैं दो स्थान, उरेयूर और तंजायूर। चोल सत्ता में कैसे आए? कावेरी नदी के डेल्टा में मुटियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, जिसे वे कांचीपुरम के पल्लव राजा के महताब थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजाल्य ने 9वीं शताब्दी के मध्य में इन मुटियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा किया। उन्होंने वहां पर निशुम्भसूदनी नामक देवी का एक मंदिर भी बनवा दिया। इस मुखिया विजाल्य के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उन्हें अपने राज्यों में मिलाते गए। इस प्रकार से उनका क्षेत्र भी बढ़ता गया और संपदा भी बढ़ती गई। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पलवल के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए और राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर नियंत्रण कर अपना विस्तार किया। राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला किया और इन अभियानों के लिए उसने जल सेना भी बनाई। इन चोल शासकों ने स्थापत्य कला, मूर्ति कला के रूप में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, कई मंदिर बनवाए। चौल मंदिर अक्सर अपनी आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बने रहे, क्योंकि वहां पर शिल्पकार, मंदिर के पुजारी, मंदिरों में काम करने वाले लोग और श्रद्धालु भी वहां पर बस गए थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि से उन सभी लोगों का निर्वाह होता, खर्चा चलता था जो मंदिर के लिए कार्य करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर आदि। मंदिर केवल पूजा या आराधना के स्थान नहीं थे, वे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिरों के साथ जुड़े हुए शिल्पकारों में सबसे विशिष्ट कार्य था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए विकासों के माध्यम से भी हुई। आप कावेरी नदी जिस समय बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उससे पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है और ये सभी शाखाएं किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण रही है। इन्हीं शाखाओं के पानी से वहां पर कृषि, विशेषकर चावल की अच्छी खेती की जाती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही बहुत विकसित थी। 5वीं या 6ठी शताब्दी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर इन इलाकों में जंगल साफ किए गए। कुछ दूसरे इलाकों में जमीनें समतल भी की गई। डेल्टाओं में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरें बनाई गई और कई क्षेत्रों में एक साल में 2-2 फसलें ली जाती थी। यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, इसको जलद्वार कहते हैं। यह इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। इनमें लकड़ी के या दूसरी धातुओं के द्वारा बाधा पहुंचाकर नदी का पानी रोककर नहरें बनाई जाती थी। जैसे आज आप देखते हैं कि पानी को रोककर
नहरें बनाई जाती हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था उस समय भी थी। कई जगहों पर फसल की सिंचाई कृत्रिम रूप से की जाती थी और सिंचाई की बहुत अच्छी अच्छी पद्धतियां थी। कुआं खोदकर या बारिश के पानी को इकट्ठा करके एक बड़ा स्रोत बना लिया जाता था और इस प्रकार से जब आवश्यकता होती थी तो वहां से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता। श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाएगा, ज्यादातर शासक इस कार्य को करते थे या गांव के जो महत्वपूर्ण लोग होते थे वो इस कार्य को करते थे कि पानी को कैसे बांटा जाए। दक्षिण में साम्राज्य का प्रशासन अच्छा करने के लिए उन्होंने कुछ प्रशासनिक ढांचे तैयार किए थे। किसानों की बस्ती या गांव को उर कहते थे, ये बहुत समृद्ध थे और इस तरह के गांव के एक समूहों को नाडू कहते थे और प्रत्येक नाडू न्याय करने और कर वसूल करने के लिए प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करती थी, राजा की इकाई के रूप में कार्य करती थी। वेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू का काम दिया जाता था। उनमें से कई धनी स्वामी अनेक चोल राजाओं को उन्होंने इस प्रकार से कर इकट्ठा कर और उनकी सेवा की है। चोल साम्राज्य में भूमि को कई प्रकार में बांटा गया था, जैसा कि चोल अभिलेखों में उनमें से बेलन वगाई जो ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी, ब्रह्मदेई ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि, देवदान तिरुमट्टुकन्नी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। इस प्रकार से यह जिसको जैसी भूमि दी गई उसको उसी प्रकार से अलग अलग नाम दिए गए हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ब्राह्मणों को बहुत भूमि दान दी गई जिसे ब्रह्मदेई कहते थे और कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां इसीलिए अस्तित्व में आ गई। वहां उनको खूब दान मिलता था और वो खूब अच्छी तरह फल फूल रहे थे। प्रत्येक ब्रह्मदेई की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक कार्य करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरे दर्ज किए जाते थे और उसी प्रकार से व्यापारियों के संघ भी शहरों में कार्य करते थे जिसको नगरम कहते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का विस्तृत वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का गठन कैसे होता था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों की देखभाल, इन सब कामों के लिए समितियां बनाई जाती थी और समितियों के लिए सदस्यों का चुनाव बड़े ही गोपनीय तरीके से किया जाता था। इस अभिलेख के द्वारा ये पता चलता है कि उसमें सभा के सदस्य होने के लिए क्या क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए। सभा की सदस्यता के इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो, अर्थात जहां पर भूमि पर टैक्स लगता हो, लगान दिया जाता हो। उसके पास अपना घर होना चाहिए। 35 वर्ष से 70 वर्ष के बीच उसकी आयु होनी चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए। प्रशासनिक मामलों की उसकी जानकारी होनी चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। यदि वह पिछले 3 वर्ष में किसी अन्य समिति का सदस्य रहा हो तो उसे सदस्य नहीं बनाया जाएगा। जिसने अपने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए होंगे वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इस प्रकार से अभिलेखों में राजा और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन सामान्य जनता के बारे में कोई जानकारियां नहीं मिलती। साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्य में कैसा था, 12वीं शताब्दी की तमिल कृति या दूसरे उनमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। एक उदाहरण है, वडियूर की सरहद पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा गांव था जिसमें गरीब जनता रहती थी, जिनके घरों की छत भी पूरा फूस की थी और छोटी छोटी झोपड़ियों के रूप में रहते थे। उनके बच्चे भी इसी प्रकार से चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों में रहते थे। उनके आसपास मुर्गे मुर्गियाँ कुत्ते कुतियाँ रहते थे और उन्हीं के साथ साथ वे बागों में नारियल के पेड़ों के नीचे अपना जीवन यापन करते थे। इसमें चीन के तांग राजवंश का जो साम्राज्य था वो लगभग 300 साल तक चला और सबसे बड़े नगर सिवान में उसकी राजधानी थी और जहां पर भारतीय, ईरानी, जापानी, कोरियाई लोग जाते थे। वहां पर तांग साम्राज्य में परीक्षा के माध्यम से ही नौकरशाह अर्थात कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी और उस परीक्षा में कोई भी व्यक्ति देश का बैठ सकता था। जो अधिकारी चयन हो जाता था वही व्यवस्था को चलाता था। इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण हुआ और इसमें हमने आपको उत्तर के राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, पाल वंश के बारे में बताया,
और साथ ही साथ दक्षिण के चोल वंशों के राजाओं के बारे में भी बताया और उस समय वहाँ के लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार का था, वो कैसे रहते थे, ये सब हमने आपको बताया। साथ ही साथ चीन में किस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा कर्मचारियों का चयन किया जाता था, यह भी हमने आपको बताया। जो भी मुख्य बिंदु थे वह सभी आपको स्पष्ट कर दिए गए। धन्यवाद।